ठीक है, सिंकिंग फंड मेथड ऑफ, नया टॉपिक है, रिडम्पशन का लास्ट टॉपिक है। कल हम लोग का सिंकिंग फंड खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो है आज ही मेन है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो क्वेश्चंस बहुत इजी है। बट प्रॉब्लम क्या होता है, कितना पोर्शन ट्रांसफर करना है, कितना पोर्शन पीएल में जाएगा, यही दिक्कत आता है। तो आज का पूरा बेसिक्स पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिक अगर अच्छे से हो जाएगा तो सम्स क्या, 2-3 सम्स करने से चैप्टर खत्म कंप्लीट, क्योंकि एक जैसा ही क्वेश्चन पूछता है। अगर आप 15 का 15 क्वेश्चन देखो मैट का ना, वो एक जैसा ही है, क्योंकि सीयू बार बार एक ही ऐसा क्वेश्चन पूछता है। सिर्फ लास्ट टाइम क्वेश्चन घुमा दिया। नॉर्मली सिंकिंग फंड पूछता 1 साल का बनाने के लिए, और नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था उसमें बोला था 2 साल बनाने के लिए। बट कोई बात नहीं, मैं आपको पहला ही सम्स करा दूंगा 3 साल वाला। तो अब अगर 2 साल पूछे या 3 साल पूछे तो काम हम लोग का पहले ही सम्स में हो जाएगा। ठीक, मतलब पहला ही सम्स होता ना, वो एक ही सम्स करोगे काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो रहा। सिंकिंग फंड मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसका बेसिक अच्छे समझ लो, इसका बेसिक अच्छे समझ लो। सिंकिंग फंड मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसका बेसिक अच्छे समझ लो, फिर मैं इसका स्टेप्स लिखवा दूंगा, और घर जाकर के बेसिक्स और स्टेप को अच्छे से रिवाइज कर लेना। कल आके 2-3 सम्स करा दूंगा, चैप्टर खत्म। ठीक है, सिंकिंग फंड मेथड ऑफ रिडम्पशन। हाँ बोलो। 10 मार्क्स। अच्छा, अच्छा। एक मिनट, कितना क्वेश्चन, कितना चैप्टर मैं करवा दूंगा, कोई बात नहीं। कितना चैप्टर पूछ रहा है? अच्छा, तो कब है तुम्हारा इंटरनल? 3 जनवरी। तो 25 तारीख तक तो पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, टेंशन मत ले भाई, तू एकदम रिलैक्स रहे। 25 तारीख तक पूरा सिलेबस, हाँ पूरा हम लोग का बना हुआ, कैसे करवाना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिंकिंग फंड मेथड। हाँ हाँ, हाँ 2 दिन, अरे 2 दिन मैं क्यों नहीं किया, क्योंकि 2 दिन थोड़ा मैम कॉम का क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा था। ठीक है, अभी उन लोग का हो गया है, उन लोग का भी साथ में एग्जाम तुम लोग का है, तो थोड़ा उधर भी फोकस था। अब तुम लोग का स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ठीक हो ना। सिंकिंग फंड मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये क्या है ध्यान सुनना। मैं अभी तुम लोग लिखना मत, जब मैं बोलूंगा लिखने के लिए तब लिखना, अभी जस्ट टॉपिक को समझना, सिंकिंग फंड क्या होता है। अच्छा, ये फंड होता क्या है, क्यों बनाते हैं, सब कुछ मैं बाद में बताऊंगा, पहले एक तरीका सुनो। मान लेते हैं ये कंपनी का एक बैलेंस शीट, बस मैं समझा रहा हूँ, कुछ मत लिखना, कॉपी फालतू में कट कट कर, मतलब कट करके कॉपी बर्बाद करोगे। ठीक है, मान लेते हैं कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, कंपनी ने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। ठीक है, उसके पहले ये समझो, मान लेते कंपनी ने एक डिबेंचर इशू किया था, 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, और ये और ये डिबेंचर का अमाउंट कितना था, 20 लाख रुपया। ठीक है, कंपनी ने क्या किया था, डिबेंचर इशू किया था 20 लाख रुपया का, और प्रॉमिस किया था कि आफ्टर 4 इयर्स हम ये डिबेंचर क्या करवा देंगे, रिडीम करेंगे। ठीक है, कंपनी ने क्या किया था, डिबेंचर इशू किया था, और एट द टाइम ऑफ इशू जो कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि आफ्टर 4 ईयर, जैसे ही 4 साल कंप्लीट होगा, जो भी हमने डिबेंचर लिया है, जो भी पैसा मैंने लिया है लोन के फॉर्म में, डिबेंचर क्या लोन है, जो भी पैसा मैंने लोन के फॉर्म में लिया है, वो सारा का सारा पैसा हम लोग 4 साल के बाद लौटा देंगे। अब ये चीज, स्टोरी, खाली स्टोरी को ध्यान सुनना। अब कंपनी क्या कर रही है, पूरे साल भर, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर कंपनी क्या कमाएगी, प्रॉफिट। बोले ना, आफ्टर 1 ईयर कंपनी क्या कमाएगी, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर होगा, पीएल में। तो मान लेते कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 5 लाख रुपया का, 8 लाख रुपया का, कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया, 8 लाख रुपया का। अब कंपनी के सारे जो शेयर होल्डर है, वो बोल रहे हैं कि भाई हमको डिविडेंड दे दो, हमको डिविडेंड दे दो। तो जो कंपनी के डायरेक्टर है ना, उन्होंने पूरा का पूरा 8 लाख का डिविडेंड दे दिया, तो प्रॉफिट क्या हो गया, नील। प्रॉफिट क्या हो गया, नील।
अब एक चीज सुनो, जब कंपनी प्रॉफिट कमाई थी तो ये पैसा कहाँ पे आया होगा? बोलो ना, प्रॉफिट अगर कमाई थी तो पैसा कहाँ पे आया होगा? बैंक में। तो बैंक बैलेंस कितना था? यही तो डबल इंटरेस्ट सिस्टम है। डबल इंटरेस्ट सिस्टम क्या बोलता है कि जो भी तुम प्रॉफिट कमाओगे वो पैसा कहाँ पे आएगा? बैंक में आएगा। तो जो भी पैसा आपने कमाया था वो आया पीएल में, और पैसा दिखेगा कहाँ पर? बैंक में। जब आप डिविडेंड पे करोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो पैसा भी कहाँ से पे करोगे? बैंक से पे करोगे। तो बैंक में से भी क्या करेंगे? लेस कर देंगे डिविडेंड। कितना हो जाएगा? 8 लाख रुपया। ये कितना हो जाएगा? समझ गया ना? ओके। जो आपने ये लोन लिया था 20 लाख रुपया का, जो आपने डिबेंचर इशू किया था, इससे आपने एक एसेट परचेज किया था। इससे आपने क्या परचेज किया था? एसेट। तो एसेट भी कितना मान लेते हैं? 20 लाख रुपया का। तो अब आप देखिए फर्स्ट ईयर का स्टोरी क्या है। जो भी मेरा एग्जांपल्स है वो सिंकिंग फंड से रिलेटेड है, तो मैं पूरा बैलेंस शीट आपको नहीं समझा रहा हूँ कि सर आप बिल्कुल मत बोलना कि एसेट में और भी आइटम आते हैं, बैलेंस शीट में और भी आइटम है। ये मेरे को पता, आपको ही पता है। मेरा बस कहने का मतलब है, जो मैं कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फोकस सिर्फ सिंकिंग फंड पे है। तो अभी तक का स्टोरी क्या है? कंपनी ने 12% डिबेंचर के हिसाब से 20 लाख रुपया का लोन लिया था। मतलब कंपनी ने 20 लाख रुपया का डिबेंचर इशू किया था, तो काइंड ऑफ पब्लिक से लोन लिया था और प्रॉमिस किया था 4 साल के बाद पैसा लौटा देंगे। कंपनी ने पूरे साल भर मेहनत किया, मेहनत करके आफ्टर 1 ईयर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 8 लाख रुपया, जो कि हम लोग पीएल में दिखाते हैं। और जो शेयर होल्डर है वो पूरा का पूरा 8 लाख का क्या ले लिए? डिविडेंड। तो प्रॉफिट क्या हो गया? नील। ये प्रॉफिट कहाँ पे आया होगा? बैंक में आया होगा। तो जो पैसा भी जो गया डिविडेंड के फॉर्म में, जो पैसा निकला वो भी कहाँ से निकलेगा? बैंक से निकलेगा। तो यहाँ पे बैंक भी क्या हो गया? नील हो गया। तब भी आप देखोगे आपका 20 लाख रुपया का लायबिलिटी है, और तब भी आप देखोगे आपका 20 लाख रुपया क्या है? एसेट है। और आपका बैलेंस शीट क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। ठीक है। अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं, ठीक है, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 10 लाख रुपया। सिर्फ आधा घंटा फोकस कर लेना, काम हो जाएगा। और जो ये जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया सेकेंड ईयर में, ये पैसा कहाँ पे आएगा? बैंक में। तो बैंक में भी कितना आया? 10 लाख रुपये। ठीक है। कंपनी बोलती भैया हम क्या पे करेंगे? डिविडेंड। अगर पूरा का पूरा पैसा कंपनी डिविडेंड में पे कर दिया तो प्रॉफिट कितना बचेगा? नील। और पैसा कहाँ से पे करेगा? बैंक से। तो बैंक से कटेगा, तो बैंक से भी क्या हो जाएगा? नील। 10 लाख का नील हो जाएगा। तो बैंक भी क्या हो गया? नील। तो नेक्स्ट ईयर भी अगर आप देखेंगे तो आपका ये भी नील है, ये भी नील है, ये भी नील है, ये भी नील है। 20 लाख का लायबिलिटी और 20 लाख का एसेट। अभी तक आपका बैलेंस शीट क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। ऐसे ही आपका थर्ड ईयर भी चला। थर्ड ईयर में भी आपका जो पीएल है वो क्या हो गया? नील। समझ गया ना? और यहां पर भी थर्ड ईयर में भी आपका जो बैंक है ये भी क्या हो गया? अगर मैं फोर्थ ईयर की बात करूं, तो यहां पर भी पीएल क्या हो जाएगा? नील। और यहां पर भी फोर्थ ईयर में की बात करूं तो यहां पर भी जो बैंक है ये भी क्या हो जाएगा? नील। हुआ क्या? आपने 4 साल के बाद आपने क्या किया था? 4 साल के बाद वादा किया था। क्या वादा किया था? कि जो भी मैंने डिबेंचर इशू किया है उसको क्या करेंगे? रिडीम करेंगे। मतलब आपने जो पब्लिक से डिबेंचर मतलब पब्लिक से लोन लेना, आपने पब्लिक को वादा किया था कि जो भी हमने लोन लिया है वो 4 साल के बाद लौटा देंगे। लोन लौटाने के लिए आपके बैंक में क्या होना चाहिए? लोन लौटाने के लिए आपके बैंक में क्या होना चाहिए? पैसा। क्या आपके पास पैसा है? क्या आपके बैंक के पास पैसा है? नहीं। तो जब आपके बैंक में पैसा नहीं है तो क्या आप ये जो वादा किए थे, आपने ये जो वादा किया था, क्या ये वादा आप निभा पाओगे? अब मत बोलना सर वादा किया था टूट तोड़ने के लिए तो कंपनी ने तोड़ दिया, ऐसा ऐसा ये सब मत दिखना। समझ गया मेरा बात? तो क्या 4 साल के बाद कंपनी के बैंक में पैसा है? नहीं है। तो कंपनी ने जो प्रॉमिस किया था, क्या ये प्रॉमिस कंपनी निभा पाएगी? नहीं। एक चीज बताओ, ऐसी कंपनी के पास दो ही रास्ता है। कंपनी का तो बैंक पूरा खाली है। कंपनी सिर्फ और सिर्फ किसको खुश कर रही है? डिविडेंड देकर किसको खुश कर रही है? शेयर होल्डर को।
लेकिन दुखी किसको कर रही है? किसको दुखी कर रही है? डिबेंचर होल्डर को। अब आप बताइए, जितना शेयर होल्डर इंपॉर्टेंट है एक कंपनी के लिए, उतने इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? डिबेंचर होल्डर होते हैं। जितना शेयर होल्डर इंपॉर्टेंट है उतने क्या है? डिबेंचर होल्डर। क्योंकि एट द एंड पैसा डिबेंचर होल्डर ने भी लगाया है और पैसा शेयर होल्डर ने भी लगाया है। तो आपने एक पार्टी को खुश कर दिया और दूसरे पार्टी को आपने इग्नोर कर दिया, ऐसी कंपनी कभी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो क्या कंपनी 4 साल के बाद पैसा रिडीम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो सर कंपनी के पास रास्ता क्या है? मैं 2 रास्ते बता रहा हूं। लाइव स्टूडेंट पहले आप जवाब देंगे, फिर मैं ऑफलाइन वाले स्टूडेंट से पूछूंगा। जो मैं 2 रास्ता बता रहा हूं, क्या ये दोनों रास्ते प्रैक्टिकली पॉसिबल है या इकोनॉमिकली फीजिबल है? पहला रास्ता क्या है? कंपनी के पास जितने एसेट पड़े हैं 20 लाख रुपया का, कंपनी ये सारे के सारे एसेट को सेल करेगी। सारे सारे एसेट क्या करेगी? सेल करेगी। तो बैंक में कितना पैसा आएगा? कितना आएगा? 20 लाख। और जैसे ही बैंक में 20 लाख रुपए आया, जैसे बैंक में 20 लाख आया, कंपनी ये पूरा का पूरा पैसा किसको दे दिया? डिबेंचर होल्डर को दे दिया। तो एक तरीका था, आप एसेट को बेच दो तो आपका डिबेंचर होल्डर क्या होगा? चला जाएगा। एक है कि आपने पूरा का पूरा एसेट, जो भी एसेट आपके पास था सारा सारा आपने एसेट को सेल कर दिया, ये लायबिलिटी को खत्म करने के लिए। क्या ये इकोनॉमिकली फीजिबल है? क्या ये एक सही तरीका है लाइव स्टूडेंट? क्या एक सही तरीका है ये? भाई ओरली बता देना तुम लोग, क्या ये सही तरीका है? एसेट को बेच करके लायबिलिटी चुका, तुम्हारे पापा प्रॉपर्टी बेच करके लोन चुका रहे, क्या ये सही तरीका है? नहीं, एकदम सही तरीका नहीं। ठीक है, अगर आप लोग आंसर देने में कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं नहीं पूछूंगा, मैं बस ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाऊंगा, कोई इशू नहीं। अगर आप आंसर नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम लोग बताओ, क्या ये फिजिबल तरीका है? बिल्कुल फिजिबल तरीका नहीं है। एसेट बेच दोगे तो नेक्स्ट ईयर बिजनेस कैसे करोगे? और आपने लोन उठाया था बिजनेस करने के लिए, और 4 साल के बाद आप कंपनी बंद करने जा रहे हो, तो जो शेयर होल्डर भी खुश थे वही शेयर होल्डर गाली देना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि किसी को ज्यादा खुश कर दिया, ये भी तो गलत बात है। थोड़ा थोड़ा दुखी भी रखना जरूरी होता है, कभी कभी बैलेंस रहता है। ज्यादा मीठा भी डायबिटीज क्रिएट करता है, सही बात है। ज्यादा टेंशन, कोई भी चीज जो टू मच है वो खतरनाक हो जाती है। आपने शेयर होल्डर को खुश करके भगवान बना दिया, शेयर होल्डर भी आपका तारीफ कर रहे हैं, क्या मस्त डायरेक्टर है, भर भर के डिविडेंड दिए जा रहे हैं। लेकिन अचानक से फिर यही डायरेक्टर लोगों ने क्या किया? एसेट को बेच दिया और पूरा पूरा लायबिलिटी क्या किया? खत्म कर दिया। अब कंपनी के पास एसेट हो गए 0। अब वही डायरेक्टर जो डिविडेंड दे रहे थे बोल रहे भैया अब तो एसेट है नहीं, कैसे बिजनेस करेंगे? तो जो जो डायरेक्टर आपको खुश कर रहे थे, अब वही डायरेक्टर आपको दुखी भी कर देंगे। ये सही तरीका नहीं है। दूसरा तरीका क्या है? पहला तरीका बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा तरीका क्या है? ये जो डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर्स, बिकॉज डिसीजन कौन लेते हैं? डायरेक्टर्स। तो दूसरा तरीका है कि कंपनी का डायरेक्टर लोगों ने क्या किया? बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, लोन लेकर के इनको पेमेंट कर दिया। तो आप एक चीज देखो, बैंक लोन आया, लायबिलिटी में बैंक लोन आया, कितने का लोन आएगा? 20 लाख का। तो आपका लायबिलिटी 20 लाख से क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये लोन कहां पे दिखेगा? बैंक में दिखेगा। अरे ये जो लोन आएगा वो तो बैंक में दिखेगा। तो कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना आ गया? 20 लाख रुपया। तो मैं एक तरीका क्या हो गया? तरीका देखना ध्यान से। इन्होंने क्या लिया? बैंक लोन। तो बैंक लोन है 20 लाख रुपया। अब ये लोन आएगा वो ऑब्वियसली कंपनी के बैंक अकाउंट में आएगा। कंपनी का जो बैंक है उसमें आएगा ना, बैंक अकाउंट। कंपनी के बैंक में आया कितना? 20 लाख रुपए। ठीक है, अब ये लोन लेने का मकसद क्या था? ये लोन लेने का मकसद क्या था? डिबेंचर होल्डर को पेमेंट। तो जैसे ही आपने डिबेंचर होल्डर को, DBHRS, जैसे ही आपने डिबेंचर होल्डर्स को 20 लाख का पेमेंट कर दिया, तो आपका बैंक क्या हो गया? नील। आपका बैंक क्या हो गया? नील। बैंक को पैसा बचा नहीं है, और ये वाली जो लायबिलिटी थी वो क्या हो गई? खत्म। अब आप देखो, आपकी ये लायबिलिटी खत्म हो गई, लेकिन आपकी एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई।
आपकी एक लायबिलिटी खत्म, आपकी ओल्ड लायबिलिटी खत्म हो गई और नया लायबिलिटी क्या हो गया, क्रिएट हो गया। और आपके पास एसेट कितने बचे हैं, 20 लाख। अभी भी आपका बैलेंस शीट क्या हो रहा है, अभी आपका बैलेंस शीट क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। क्या ये सही तरीका है? ये तो आप एक लूप में फंस जाओगे। एक लोन खत्म कर रहे हो, दूसरा लोन रेडी है, फिर सेकंड लोन खत्म कर रहे हो, तीसरा लोन रेडी है। तो कभी आप जीवन में डेट मुक्त हो पाओगे, ईएमआई मुक्त हो पाओगे? क्या आपका बैलेंस शीट कभी भी एक स्ट्रांग बैलेंस शीट बनेगा? क्या आपका फाइनेंशियल पोजीशन कभी भी स्ट्रांग फाइनेंशियल पोजीशन कहलाएगा? जब आप एक लोन को खत्म करने के लिए दूसरा लोन ले रहे हैं, ये भी कोई सही तरीका नहीं है, कोई सही तरीका नहीं है। इससे पता क्या होगा, इससे कभी भी कंपनी डेट फ्री नहीं होगी और कंपनी कभी भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी, क्योंकि कंपनी ने जो भी पैसा उठाया वो तो पुराने लोन के लिए, कंपनी ने जो भी पैसा उठाया पुराने लोन के लिए। प्लस जो डिबेंचर होल्डर है, जब उनको पैसा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, और जो आपके जो शेयर होल्डर है वो तो पैसा लेके निकल गए, लेकिन जो आपके शेयर होल्डर है जो अब तक हैप्पी हैप्पी डांस कर रहे थे, अब वो देखेंगे कि एक लायबिलिटी को खत्म करने के लिए दूसरा लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो उनको भी बात पसंद नहीं आएगा। तो एट द एंड आपके डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर भी कोई खुश होने वाला नहीं है और कंपनी का प्रोग्रेस नहीं है। कभी भी सही तरीका क्या होता है, सही तरीका ये होता है कि कुछ कुछ पैसे आप सेव करते रहो और जैसे ही 4 साल कंप्लीट हो जाए उसको पे कर दो, यही तो सही तरीका होता है। तो ना तो ऑप्शन 1 सही है, ना ही ऑप्शन 1 सही है कि एसेट बेच करके ये लोन खत्म कर दो, और ना ही ऑप्शन 2 सही है कि नया लोन लेकर के पुराना लोन खत्म कर दो। तो सर सही तरीका क्या हो सकता है, सही तरीका क्या हो सकता है? अब देखो सही तरीका क्या हो सकता है, मैं समझा रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, शेयर इशू कर सकते, पास कौन करेगा शेयर? अरे आप शेयर होल्डर के पास जा रहे हो ये बोल करके कि हमको शेयर इशू करना है, तो शेयर होल्डर का जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, तो आपको राइट इशू बोल के कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी कंपनी कोई शेयर इशू करेगी तो सबसे पहले किसको ये शेयर का ऑफर देगी, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। और एग्जिस्टिंग शेयर, अच्छा शेयर इशू करने का मतलब क्या होता है, एक बार अपने शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा ना। आप अपने शेयर होल्डर को क्या बोलोगे, आप पूछने जाओगे तो क्या बोलोगे? क्योंकि हर एक शेयर इशू का मकसद होता है, आरओसी के पास, आरओसी के पास जब तुम प्रोस्पेक्टस इशू करोगे उसमें ऑब्जेक्टिव बताओगे ना, और ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है कि हम शेयर इशू इसलिए कर रहे हैं कि पुराना लोन खत्म करना है। कौन पैसा लगाएगा, कौन पैसा लगाएगा? और आरओसी होने देगा, आपके शेयर होल्डर होने देंगे? तो आपके जो खुद के लोग हैं, जो आपके मालिक है शेयर होल्डर, ये होने नहीं देंगे। अगर लेट से शेयर होल्डर हो भी गए, आरओसी नहीं होने देगा, सेबी नहीं होने देगा। अब बोलते सर मान लेते ये भी हो गए, हमारे देश में करप्शन की बात है, तो पब्लिक थोड़ी पागल है, पब्लिक भी, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में तो ऑब्जेक्टिव लिखा रहता है कि आप ये पैसा उठा रहे हो किस लिए उठा रहे हो। पब्लिक जब पढ़ेगी बाप रे ये लोन उठा रहा है लोन को खत्म करने के लिए, दूर भाई इसी कंपनी से, कोई पैसा नहीं लेगा आपका, कभी भी शेयर सब्सक्राइब नहीं होगा। तो ये सही तरीका नहीं है। तो सही तरीका क्या है, अब सुनिए सही तरीका क्या है। अब मैं इसको ना 2-3 एग्जाम्पल में सही तरीका समझा रहा हूं। पहला एग्जाम्पल क्या है, ध्यान सुनो, पहला एग्जाम्पल क्या है। आपको 4 साल के बाद कितना पेमेंट करना था, बोलो ना, आफ्टर 4 ईयर आपको कितना पेमेंट करना था, 20 लाख। तो 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा हर एक साल, 5 लाख रुपया। अगर हर एक साल रिजर्व कर लिया जाए 5 लाख रुपया, अगर हर एक साल 5 लाख का रिजर्व कर लिया जाए, अगर हर एक साल 5 लाख रुपया का रिजर्व कर लिया जाए, तो पहले साल फर्स्ट ईयर आप कितना रिजर्व करोगे, 5 लाख। सेकेंड ईयर आप कितना रिजर्व करोगे, 5 लाख। समझ पा रहे हो मेरी बात को? थर्ड ईयर में कितना रिजर्व करोगे, 5 लाख। और फोर्थ ईयर में कितना रिजर्व करोगे, 5 लाख रुपया। आया बस सामने? तो आपका आफ्टर एंड ऑफ 4th ईयर आपके पास कितना पैसा है, 20 लाख। और डिबेंचर होल्डर को पैसा कितना देना था, 20 लाख देना था। और जो भी आप रिजर्व करोगे, जो भी आप रिजर्व करोगे, इसको क्या बोलते हैं, रिजर्व। तो आपने 4 साल में रिजर्व कितना किया, 20 लाख रुपया। तो आपका लायबिलिटी साइड में क्या दिखेगा, आपका लायबिलिटी साइड में क्या दिखेगा, रिजर्व है
20 लाख रुपया। और ये रिजर्व कहाँ पे आपने शो किया था? बैंक में। अरे जो पैसा आपने रिजर्व किया है वो कहाँ रखोगे? बैंक में। तो बैंक में भी कितना पैसा आएगा? 20 लाख रुपया। और 4 साल के बाद आपको डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कितना करना था? जो आपका डिबेंचर था, वो डिबेंचर कितना था? 20 लाख रुपया का डिबेंचर था। अब आप देखो, आपको डिबेंचर खत्म करना है 20 लाख, आपके बैंक में कितना है? 20 लाख। क्या आराम से ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा? नहीं कंप्लीट हो सकता है। आप ये बैंक से क्या ये डिबेंचर खत्म कर दोगे? नहीं खत्म कर दोगे? कर दोगे ना। तो ये एक सही तरीका होता है। ये क्या होता है? सही तरीका। लेकिन ये कंप्लीटली सही नहीं है, इसमें भी गड़बड़ है। पर ये कहीं ना कहीं ये सही तरीका है। अब क्या इसमें गड़बड़ है? तरीका बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गड़बड़ है, ध्यान सुनना। जो तरीका बता रहा हूं अब सुनना ध्यान से। ये सही है लेकिन 100% सही नहीं है। सही है 70-80% क्या है? सही है, लेकिन पूरा 100% सही नहीं है। हाँ ठीक है, मैं समझा रहा हूं। देखो मेरा एक्चुअल में क्या है, मैं तुम लोग से जो एग्जांपल ले रहा हूं वो एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ सिंकिंग फंड से रिलेटेड ले रहा हूं। तो थोड़ा सा तुम लोग सिंकिंग फंड पे ही रहना, ठीक है? उससे क्या रहेगा, चीजें और अच्छी समझ में आपको आ जाएगी। ये आपकी क्या है? लायबिलिटी। ये आपका क्या है? अमाउंट। ये हो गए आपके एसेट, और ये क्या है? अमाउंट। ठीक है ना? 12% डिबेंचर। अब सुनना ध्यान से। 12% डिबेंचर कितना था? 20 लाख रुपए। 12% डिबेंचर ये क्या था? 20 लाख रुपए। और कंपनी के पास एसेट भी कितने थे भाई? कंपनी के पास जो एसेट थे वो भी 20 लाख रुपए के थे। 20 लाख का। अब सुनिएगा ध्यान से। कंपनी ने क्या कमाया? प्रॉफिट। कंपनी ने क्या कमाया? प्रॉफिट। 8 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। कंपनी ने 8 लाख का प्रॉफिट कमाया। अब कंपनी को पता है भाई 4 साल के बाद मेरे को 20 लाख का देना है। आफ्टर 4 ईयर मुझे डिबेंचर होल्डर को कितना पे करना है? 20 लाख। तो अगर 20 लाख को 4 साल से डिवाइड करेंगे तो हर एक साल आपको कितना रिजर्व करना पड़ेगा? 5 लाख का रिजर्व करना पड़ेगा। तो कंपनी क्या कर लिया, इस पीएल में से 5 लाख रुपया क्या कर लिया? रिजर्व कर लिया। 5 लाख का क्या कर लिया? रिजर्व। बचा कितना? अरे बोला ना कितना बचा? 3 लाख बचा। अब कंपनी बोलती भैया हम इस 3 लाख का पूरा क्या देंगे? डिविडेंड। अगर कंपनी पूरा का पूरा 3 लाख का डिविडेंड दे देता है तो हमारा पीएल क्या हो गया? नील। हमारा पीएल क्या हो गया? नील। अच्छा, आपने जो रिजर्व किया है, पहले मुझे बताओ, ये जो आपने प्रॉफिट कमाया ये कहां पे आएगा? बैंक में आएगा। तो आपका बैंक में आया 8 लाख रुपया। बोलो ना, आपका बैंक में कितना आया? 8 लाख रुपया। उसमें से आपने डिविडेंड कितना पे किया? डिविडेंड कितना पे किया? 3 लाख का आपने डिविडेंड पे किया। स्टिल आपके बैंक में कितना पैसा बचा है? 5 लाख रुपया। और यही 5 लाख रुपया आपने क्या किया है? रिजर्व किया है। और आपके बैंक में 5 लाख रुपया क्या है? पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ है ना? अब आप बताइए, आपके पास रिजर्व कितना है? 5 लाख। तो मैं इस साइड में रिजर्व लिख दूं यहां पे। तो आपके पास रिजर्व कितना है? 5 लाख रुपया। देखिए ध्यान से, आपके पास रिजर्व है 5 लाख रुपया, और आपके बैंक में भी कितना है? 5 लाख रुपया है ना? 5 लाख रुपया। ओके, आपके पास डिबेंचर कितना है? 20 लाख रुपया। आपके पास एसेट कितना है? 20 लाख। अगर मैं लायबिलिटी को मैच करूं तो ये है 20 लाख और ये है 5 लाख, कितने होंगे? 25 लाख। ये है 20 लाख और ये 5 लाख, कितने हैं? 25 लाख। तब भी तो आपका लायबिलिटी और एसेट क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। बराबर हो रहे हैं ना? अब ध्यान सुनना, क्या ये सही तरीका है? लाइव स्टूडेंट तुम लोग तो बात ही नहीं करते, छोड़ दे, तुम लोग बताओ क्या ये सही तरीका है? अच्छा सही तरीका है। अच्छा लाइव स्टूडेंट लोग गुस्सा हो गया। क्या ये सही तरीका है? सर बोल रहा है ये सही तरीका है। एक्चुअल में देखा जाए ये एकदम एक सही तरीका है। इससे क्या हो रहा है कि आपने डिबेंचर होल्डर के, हमारे पापा लोग बड़ा अच्छा काम करते हैं। जैसे ही मान लो घर पे कोई काम है, कोई प्रोग्राम होने वाला है, मान लो कोई प्रोग्राम 2 मंथ के बाद होने वाला है, कोई छोटा मोटा प्रोग्राम है, तो 2-3 मंथ पहले से ही पैसा क्या करना, सेव करना स्टार्ट कर लेते हैं। या घर में अगर किसी की शादी है
तो 2-3 साल 4 साल पहले से ही सेविंग करना स्टार्ट। और खासकर अगर लड़की की शादी है तब तो 10 साल से सेविंग चल रही है कि एक दिन वो सारा सारा गहना दिखेगा, जितना भी पैसा सेव करके रखा गया है बात समझ में। तो हमारे मम्मी पापा भी ऐसे ही करते हैं कि अगर मान लो लड़की की शादी है तो LIC चालू कर दिए कि जब तक धीरे धीरे लड़की बड़ी हो रही है LIC भी बड़ा हो रहा है। जैसे 20-25 साल 30 साल लड़की हुई शादी कर देंगे वो पैसा तोड़ करके। यही होता है ना, कंपनी भी ऐसी करती है, कंपनी भी सेम करती है। ये छोटा छोटा करके क्या करती है, रिजर्व क्रिएट करती है। और जैसे ही अच्छा रिजर्व जो क्रिएट करती है इस प्रकार से क्रिएट करती है कि जितना पेमेंट देना है एटलीस्ट बैंक में उतना पैसा रहे। अगर मुझे 4 साल के बाद 20 लाख रुपया देना है तो एटलीस्ट मेरे बैंक में कितना पैसा रहे, 20 लाख रुपया रहे। इस हिसाब से वो क्या करती है, रिजर्व क्रिएट करती है। अब मैं एक नाम लिखूंगा, बस उस नाम को सुनना। ये जो मैंने रिजर्व क्रिएट किया था, लाइव स्टूडेंट प्लीज फोकस कीजिएगा, ये जो मैंने रिजर्व क्रिएट किया था, ये रिजर्व मैंने जनरल पर्पस के लिए क्रिएट किया था या स्पेशल पर्पस के लिए क्रिएट किया था? लाइव स्टूडेंट प्लीज फोकस कीजिएगा। ये जो रिजर्व मैंने क्रिएट किया था जनरल पर्पस के लिए या स्पेशल पर्पस के लिए? जब आप रिजर्व क्रिएट करते हैं स्पेशल पर्पस के लिए तो उस पर्पस का नाम होता है, उस पर्पस का क्या होता है, नाम होता है। जनरल देखो, जनरल पर्पस का कोई नाम होता है। जनरल पर्पस का मतलब कहीं भी यूज पे, कहीं भी यूज होगा खर्च कर देना। लेकिन जब पैसा जनरल पर्पस के लिए है तब तो उसका कोई नाम नहीं है। लेकिन जब पैसा एक स्पेशल पर्पस के लिए, पापा बोलते हैं ना बेटी की शादी के लिए सेव कर रहे हैं, वो कौन सा पर्पस है, कौन सा पर्पस है, स्पेशल पर्पस है। तभी तो सुकन्या फंड ये फंड बना हुआ है हमारे यहाँ पे। अरे बहुत सारा बैंक अकाउंट भी खुलता है इसी नाम से, LIC का भी निकलता है। ये स्पेशल पर्पस है। स्पेशल पर्पस का हमेशा क्या होगा, नाम होगा। तो आपने ये जो रिजर्व क्रिएट किया है वो रिजर्व आपने स्पेशल पर्पस के लिए क्रिएट किया है, तो नाम तो होना चाहिए। तो नाम क्या है, सिंकिंग फंड। यही तो स्पेशल पर्पस है। ये जो रिजर्व है इसका नाम तो होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नामकरण कर देंगे पंडित जी का, पंडित जी से पत्रा दिखाकर। अब पंडित जी को बुलाएंगे, बोले बताइए स्पेशल पर्पस का नाम क्या है, तो पंडित जी पत्रा खोलेंगे, बोलेंगे सिंकिंग फंड। तो इस पर स्पेशल पर्पस का नाम क्या होगा, सिंकिंग। सर एक और, पंडित जी ने बोला एक और नाम बताते हैं। पंडित जी एक और नाम बता रहे हैं, इसका नाम है, अच्छा कौन पंडित जी, ये नॉर्मल पंडित जी, अकाउंट्स के पंडित जी। तुम लोग भी ना पर्सनल हो जाता है हर बात में। इसको बोलते हैं DRR, रिडम्पशन, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, DRR, डिबेंचर डिबेंचर रिडम्पशन। समझ पा रहे हो ना? या तो सिंकिंग फंड बोल दो, या तो सिंकिंग फंड बोल दो, या आप क्या बोलेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इसको क्या बोलेंगे, DRR। आपके एग्जाम में या तो सिंकिंग फंड बोल के बोलेगा कि प्रिपेयर सिंकिंग फंड अकाउंट, और नहीं तो उसकी जगह पे कौन सा वर्ड यूज करेगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट प्रिपेयर करेगा। अच्छा अच्छा, ये तो क्लियर हो गया ना। तो जो आपने, अच्छा जो मैंने रिजर्व क्रिएट किया था, याद करो ना, ये जो मैंने रिजर्व क्रिएट किया था, इसी रिजर्व का मैंने क्या किया, एक नाम रख दिया सिंकिंग फंड। आते थोड़ा सा एसेट साइड में, ये जो बैंक में 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, ये बैंक में जो 5 लाख रुपया पड़ा हुआ, ठीक है, तो जैसे रिजर्व का एक नाम हो गया वैसे बैंक का भी कुछ नाम होना चाहिए। मेरे को प्लीज 2 मिनट बोलने देना। थोड़ा सा भी जिसके पास बुद्धि होगा ना, थोड़ा सा भी जिसके पास बुद्धि होगा ना, वो कभी भी बैंक में मोटा अमाउंट नहीं रखेगा। बैंक आपको सेविंग अकाउंट में कितना % देता है, सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम 3% देगा। अगर कोई प्राइवेट बैंक होगा तो ICICI, HDFC या कोई बैंक होगा तो आपको 2.5 से लेकर के 3% का सेविंग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है, यही ना। FD पे अगर होगा तो मैक्सिमम 7% पे करेगा। उससे छोटा मोटा बैंक 7.5% पे करते हैं क्योंकि वो छोटा मोटा है, वो अट्रैक्ट करने के लिए, उनको तो कस्टमर चाहिए ना। लेकिन जो आपके बड़े बड़े बैंक है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, ये तो 1-2 साल पुराने बैंक हैं। तो जो वेल इस्टेब्लिश्ड बैंक है वो कभी भी 7% से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देंगे। अब आप बताइए, मैं अगर FD भी करवाता हूं, ध्यान सुनना, अगर मैं FD करवाता हूं तो मेरे को 7% मिलेगा, और देश में इन्फ्लेशन है 10%, महंगाई है 10%, तो
प्राइसेस प्राइसेस बढ़ रही हैं 10% के हिसाब से, प्राइसेस बढ़ रही हैं 10% के हिसाब से, और इन्वेस्टमेंट जो मैंने बैंक में एफडी किया है वो तो मेरा इन्वेस्टमेंट है, बैंक वाला मुझे दे रहा है 7%, तब भी तो मेरा पैसा 3% से कम ग्रो कर रहा है। अरे भाई महंगाई बढ़ रही है 10% से और इंटरेस्ट मिल रहा है 7%, तब भी तो मेरा पैसा कम ग्रो कर रहा है। तो इसका मतलब बैंक में रखना इज नॉट एन फिजिबल डिसीजन। फिजिबल का मतलब सही डिसीजन नहीं है। तो कंपनी को पता है, कंपनी को पता है पैसा अगर एफडी करा देंगे तो तकलीफ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनी का करंट अकाउंट होता, सेविंग अकाउंट होता नहीं है। करंट अकाउंट पे 0% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कंपनी का पैसा कहां पे आएगा? तुम लोग को जो फीस मैं लेता हूं अभिषेक पांडे क्लासेस में, जो फीस आती है सब करंट अकाउंट में आता है। तो करंट अकाउंट में अगर मैं 10 लाख रुपया भी डाल दूं ना, वो 10 का 10 लाख पड़ा रहेगा, उस पर तो इंटरेस्ट भी नहीं मिलने वाला है। तो बैंक, कंपनी का जो बैंक अकाउंट होगा वो सेविंग अकाउंट होगा या करंट अकाउंट होगा? दैट इज कॉल्ड बिजनेस अकाउंट। और बिजनेस अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट होता है। तो जो कंपनी ने ये 5 लाख रुपया बैंक में डाल के रखा है, क्या कंपनी को इस पर इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं। तो कंपनी बेवकूफ है जो पैसा 5 लाख रुपया बैंक में रखेगी। क्यों? ऐसा क्यों सर? कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, बैंक में क्यों नहीं रख रही है? क्योंकि कंपनी को पता है भाई 20 लाख रुपया लौटा रहे हैं ना, तो 20 लाख रुपया से एक्स्ट्रा भी पे करना पड़े। दैट इज कॉल्ड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आप 4 साल के बाद सिर्फ 20 लाख पकड़ाओगे लाइव स्टूडेंट? 4 साल के बाद 20 लाख पकड़ाओगे या 4 साल के बाद 20 लाख पकड़ाओगे? या साथ ही साथ बोलोगे भैया 4 साल मैंने तुम्हारे पैसे को यूज किया है, इसके बदले क्या ले लो? प्रीमियम। मेरा बात समझो। तो अगर 10% का भी प्रीमियम होगा तो 20 लाख का 10% कितना होता है? 2 लाख। तो आपको तो एक्स्ट्रा 2 लाख रुपया का प्रीमियम भी तो पे करना पड़ेगा। तो आफ्टर 4 ईयर आपको 20 लाख नहीं 22 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब आप बताओ, आपको प्रीमियम पे करना है, तो अगर आपको प्रीमियम पे करना है तो आपको इंटरेस्ट भी तो कमाना पड़ेगा, तब जाके आप प्रीमियम का पैसा दे पाओगे। क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख, अगर हर साल तुम 5 लाख 5 लाख करके ऐड करोगे तो पूरे 4 साल में कितना ऐड करोगे? 20 लाख। तो 20 लाख में ये वाला अमाउंट पे कर दोगे, लेकिन जो प्रीमियम वाला अमाउंट है, जो प्रीमियम वाला अमाउंट है 2 लाख, क्या उसका पेमेंट कर पाओगे? वो भी नहीं कर पाओगे। तब फिर वही 2 लाख रुपया का लोन लेना पड़ेगा। आप मेरा बात समझ पा रहे हो? अरे लाइव स्टूडेंट तुम मेरा बात समझो। अगर मैं 5 लाख 5 लाख, पहला साल 5 लाख, दूसरे साल 5 लाख, तीसरा साल 5 लाख, चौथा साल 5 लाख, तो 4 साल के बाद कितना आएगा? 20 लाख। तो इस 20 लाख से क्या कंप्लीट होगा? प्रिंसिपल अमाउंट। बट जो डिबेंचर होल्डर है वो प्रिंसिपल के साथ साथ क्या चार्ज करेगा? प्रीमियम। तो प्रीमियम के लिए पैसे नहीं बचा, और जब प्रीमियम के लिए पैसा नहीं बचा तो एसेट बेचो। एसेट बेचो, और नहीं एसेट बेचोगे तो नया लोन लो। बात तो फिर वही आ जाएगी। जिस बात से डर थी वही बात सामने आ गई। जिस चीज से कंपनी डरती थी वही चीज क्या दोबारा सामने आ गई। तो कंपनी को पता है भैया प्रिंसिपल 4 साल के बाद प्रिंसिपल भी पे करना है और 4 साल के बाद इंटरेस्ट भी पे करना है। तो प्रिंसिपल का जुगाड़ तो हो जाएगा, लेकिन प्रीमियम का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करती है? बोलती जो भी हम बैंक में पैसा रखे हैं वो पैसा बैंक में रखने से वो पैसा ग्रो नहीं करेगा। बेटर क्या है? वो पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर दो। और सबसे बेस्ट तरीका होता है इन्वेस्ट करने का शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, जो कि एफडी से ज्यादा रिटर्न देंगे भाई, ये फैक्ट होता है। तो कंपनी क्या करेगी कि जो पैसा बैंक में है वो पैसा बैंक में नहीं रखेगा, वो पैसा बैंक में नहीं रखेगा। समझ करेगा ना? वो पैसा बैंक से कहां पे करेगा? बैंक से निकालेगा और कहीं पे इन्वेस्ट कर देगा। तो अब कंपनी क्या कर रही है? पैसा बैंक से निकाल रही है, माइनस इन्वेस्टमेंट। तो बैंक में कितना पैसा था? 5 लाख। तो इन्वेस्टमेंट भी कितना करेंगे? 5 लाख। तो बैंक क्या हो गया? नील। बैंक क्या हो गया? नील। अब आप बताओ, आप ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये जनरल पर्पज के लिए कर रहे हो या स्पेशल पर्पज के लिए कर रहे हो? जब आप रिजर्व क्रिएट करते हो स्पेशल पर्पज के लिए तो नामकरण था ना। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे स्पेशल पर्पज के लिए तो नामकरण होना चाहिए। इसी इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इसी को अपने क्या बोलेंगे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो आपने बैंक से कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, 5 लाख रुपया, तो सिंकिंग फंड में कितना अमाउंट आएगा, बोलो ना, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कितना आएगा, 5 लाख रुपया। तब भी देखो ना आपका बैलेंस शीट मैच करेगा, मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, 25 लाख रुपया, बोलो ना। तो अभी आपने दो बात सीखा, पहला बात ये सीखा, कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी तो प्रॉफिट में से कुछ पार्ट क्या करेगी, सेव करेगी, रिजर्व करेगी, क्योंकि कंपनी को कुछ सालों के बाद डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है। तो कंपनी ने 5 लाख रुपया का रिजर्व किया, बाकी 3 लाख रुपया का क्या पे कर दिया, डिविडेंड, तो प्रॉफिट क्या हो गया, नील। अब जो 5 लाख रुपया कंपनी ने रिजर्व किया था, ये रिजर्व एक स्पेशल पर्पज के लिए था, तो स्पेशल पर्पज का नाम क्या होगा, सिंकिंग फंड। तो कंपनी ने क्या किया, जो रिजर्व का पैसा था वो कहां पे ट्रांसफर कर देगा, सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। और सिंकिंग फंड का दूसरा नाम क्या होता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, DRR। अब आप बताओ, ये जो सिंकिंग फंड में 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये 5 लाख रुपया कहां पड़ा होगा, बैंक में। अरे जो रिजर्व में पैसा है वो दिखेगा कहां पे, जो पैसा रिजर्व में दिख रहा है एक्चुअली दिखेगा बैंक में। तो बैंक में कितना पड़ा हुआ है, 5 लाख। आफ्टर 4 ईयर आप सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपया पे करोगे, या 20 लाख में प्रीमियम ऐड करके पे करोगे, प्रीमियम ऐड करके पे करोगे। और जब बात प्रीमियम ऐड करके पे करने की बात होगी तो मतलब एक्स्ट्रा पैसा, तो एटलीस्ट आपको भी तो कुछ एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 लाख से काम होने वाला नहीं है। तो कंपनी को पता है भैया बैंक में रखेंगे तो बैंक वाला तो कुछ नहीं देगा, क्योंकि करंट अकाउंट पे तो कुछ नहीं मिलता, सेविंग पे मिलता है, FD पे मिलता है, करंट पे थोड़ी कुछ मिलता है। तो इस केस में बैंक वाला तो कुछ देगा नहीं। तो कंपनी क्या की कि बैंक से पैसा क्या कर ली, ट्रांसफर कर दी, मतलब इन्वेस्टमेंट कर दी। तो बैंक से जैसे ही 5 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया तो बैंक क्या हो गया, नील। और ये इन्वेस्टमेंट कौन सा पर्पज का है, स्पेशल पर्पज का है। तो इस इन्वेस्टमेंट का नाम भी होना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट का नाम क्या है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना हो गया, 5 लाख रुपए। बोलो यहां तक समझ में आया, लाइव स्टूडेंट यहां तक आपको समझ में आया, सब प्लीज सब लोग बोलो यार, ठीक है। बाकी किसी कुछ डाउट है तो पूछेगा। देव तेरे को समझ में आया बाबू, सालनी, मोहम्मद, आकांक्षा, प्रियंका, जिसका भी नाम दिख रहा है मैं स्क्रीन पर मैं उन्हीं को बता रहा हूँ, मधुमिता, आकांक्षा, प्रियंका, ठीक है, सौभिक, भूमि, चलिए बहुत बढ़िया। अब और सुनिए मेरा बात, आप लोग सुनिए, ये तो एक नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ कॉपी नहीं करना, अभी समझना, अभी तो जस्ट आपने 70% समझा, अभी 30% और बाकी है, 30% और बाकी है। तुम लोग फर्स्ट ईयर में NPO पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में NPO पढ़ा होगा, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ा था ना। तो NPO में ना एक चीज पढ़ा होगा तुम लोग, कि जब आप स्पेशल रिजर्व क्रिएट करते हैं या स्पेशल फंड क्रिएट करते हैं, तो उस फंड पर अगर कुछ इंटरेस्ट मिलता है तो उसी फंड में ऐड कर देते हैं। ये पढ़ा होगा, 100% पढ़ा होगा। अगर ढंग से NPO पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन भी आता है कि जो आपने फंड क्रिएट किया है उस फंड पे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट, और लास्ट में तुमने क्या किया, उस इंटरेस्ट को उसी फंड में ऐड कर दिया होगा। तो जिस भी टीचर से पढ़ा होगा वो टीचर ने बोला होगा, बाबू ये जो इंटरेस्ट है ना, ये स्पेशल फंड वाला इंटरेस्ट है, और स्पेशल फंड वाला इंटरेस्ट ऑलवेज ऐड होगा स्पेशल फंड में। पापा ने बेटी की शादी करने के लिए पैसा को FD करवाया, तो जो भी इंटरेस्ट आएगा उसी FD में ऐड होगा, क्योंकि एट द एंड FD क्यों करवाया, कि 20 साल के बाद बेटी का शादी करना है। तो जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट भी तो FD में ऐड करते जाएं, करते तभी तो पैसा ग्रो होगा, अदरवाइज 20 साल के बाद पैसा ग्रो कैसे होगा, वो इंटरेस्ट ऐड हो गई तो ग्रो करेगा। समझ पा रहे मेरी बात। तो याद रखना, जब भी आप स्पेशल फंड बनाते हो, इस स्पेशल फंड पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो किसका पार्ट होगा, स्पेशल फंड का ही पार्ट होगा, बिकॉज मकसद है स्पेशल पर्पस। तो जो भी कुछ ट्रांजैक्शन है वो इसी में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मैं कुछ बताना चाह रहा हूं टाइमलाइन डायग्राम के थ्रू। ये डायग्राम सुनना, ये आपका है एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये आपका है एंड ऑफ सेकेंड,
और ये आपका है एंड ऑफ, बस खत्म है। सिंकिंग फंड का कुछ नहीं, बस आधा 70% खत्म है। ये रिमेनिंग 20-30% है। और लास्ट में ये क्या है आपका एंड ऑफ फोर्थ ईयर, यही ना। अब आप बताओ, आप ये आपका ओपनिंग डेट है, ये आपका ईयर का ओपनिंग डेट है, ओपनिंग डेट है। तो आपने डिबेंचर तो यहां लिया था, आप बिजनेस यहां से स्टार्ट करोगे। जो बिजनेस कहां स्टार्ट करोगे, बिजनेस तो यहां पे स्टार्ट करोगे। प्रॉफिट कब कमाओगे, प्रॉफिट कब कमाओगे, बोलो। बिजनेस तो यहां स्टार्ट किए हो, प्रॉफिट कब कमाओगे, स्टार्टिंग में या ईयर एंड पे कमाओगे। प्रॉफिट कब कमाओगे, ईयर एंड पे। तो एट द एंड आपने प्रॉफिट कब कमाया है, फर्स्ट ईयर के एंड पर। यहां पे आपने प्रॉफिट कमाया, यहां पे आपने क्या कमाया, प्रॉफिट। तो पीएल में कितना पैसा आया था, याद है एग्जांपल, पीएल में कितना पैसा आया था, 8 लाख, ठीक है। उसमें से आपने डिविडेंड को कितना दिया था, 3 लाख रुपीस। जो आपका 5 लाख रुपया बच गया था, जो आपका 5 लाख बच गया था, दैट इज स्पेशल रिजर्व। और इसी स्पेशल रिजर्व को हम लोग क्या नाम दिए थे, सिंकिंग फंड अकाउंट। जो स्पेशल रिजर्व, इसको क्या बोलते हैं, सिंकिंग फंड अकाउंट, यही था। ओके, बस इतना ही पूछ रहा हूं। जब आप ईयर एंड पर सिंकिंग फंड अकाउंट क्रिएट किए, तो इन्वेस्टमेंट भी कब किए होंगे, ईयर एंड पर। जब आपको प्रॉफिट कब मिला, ईयर एंड पर। उसमें से थोड़ा सा पोर्शन आपने क्या निकाला, डिविडेंड। बचा हुआ पर्सन, जो बचा हुआ पोर्शन था वो आपने क्या किया, रिजर्व। जो पोर्शन आपका रिजर्व है वो एक स्पेशल पर्पज के लिए था, और स्पेशल पर्पज का नाम क्या है, सिंकिंग फंड। तो आपने क्रिएट किया है ईयर एंड पर, तो क्या ईयर एंड पर आपको इस फंड के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। आज आपने एफडी कराया, तो क्या आज आपको इंटरेस्ट मिलेगा या 1 साल के बाद इंटरेस्ट मिलेगा, 1 साल बाद इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब फर्स्ट ईयर में आपको कोई इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है। अगर इंटरेस्ट की बात होगी, किस ईयर से बात होगी, सेकेंड ईयर से बात, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो अगर आप फर्स्ट ईयर में तो आपने एफडी क्रिएट किया है, तो आपने एफडी यहां पे क्रिएट किया, एफडी मतलब आपने सिंकिंग फंड यहां पे क्रिएट किया। अब पूरे साल भर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट आएगा। तो जब भी इंटरेस्ट की बात होगी वो ईयर एंड पे नहीं होगी, ईयर एंड फर्स्ट ईयर पे नहीं होगी, ईयर एंड सेकेंड ईयर पे होगी। तो इंटरेस्ट यहां से आएगा आपका। तो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन वहां पे इंटरेस्ट निकालने के लिए पूछेगा। तो जब फर्स्ट ईयर बोलेगा निकालने के लिए, तो फर्स्ट ईयर सिंकिंग फंड में कोई भी इंटरेस्ट आने वाला नहीं है। इंटरेस्ट कब का आएगा, सेकेंड ईयर में। तो यहां से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चालू होगा, ठीक है। जैसे आप देखिएगा डिबेंचर 12% होता है, जैसे डिबेंचर 12% होता है, वैसे ही ये जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है ना, इसका भी रेट दिया रहता है। जैसे दिया रहता ना 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। तो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड का मतलब क्या है कि जो भी आपने बॉन्ड परचेज किया है उस पर आपको पूरे साल भर में 10% का क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड का मतलब क्या है कि पूरे साल भर में जो भी आपने बॉन्ड परचेज किया है, उस बॉन्ड पर आपको पूरे साल भर में 10% पर एनम के हिसाब से क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वैसे ही आपके क्वेश्चन में ना 10% सिंकिंग फंड या 8% सिंकिंग फंड, जैसे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, वैसे ही 10% सिंकिंग फंड या 8% सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखा रहेगा। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं फॉर एग्जांपल 10%, क्या लिख दिया, 10% सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आपको पूरे साल भर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10%। दोबारा बोल रहा हूं, इस 10% सिंकिंग फंड का मतलब क्या है कि वट एवर यू इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यू विल गेट ए 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है पूरे साल भर में आपको 10% का क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब बात करते सेकेंड ईयर का। एग्जाम्पल को वही याद रखना जो एग्जाम्पल मैंने सिखाया तुम लोग को, ठीक है। बात करते सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में आपने क्या कमाया, बोलिए ना, सेकेंड ईयर में आपने क्या कमाया, प्रॉफिट। कितना था प्रॉफिट हमारा सेकेंड ईयर का, 10 लाख था क्या। अच्छा, इसके पहले वाला जो बैलेंस शीट बनाया था, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूँ, 10 लाख रुपया। और भाई बिजनेस है, अगर पिछले साल 8 लाख कमाए तो इस साल थोड़ा सा बढ़ा करके, तभी तो बिजनेस करने का मजा है।
तो पिछले आपने सेकेंड ईयर में कितना बिजनेस का प्रॉफिट कितना कमाया? 10 लाख रुपया, ठीक है। मान लेते हैं आपने डिविडेंड पे किया 5 लाख रुपया, क्योंकि आपको रिजर्व कितना क्रिएट करना था? 5 लाख का। हर एक साल आपको 5 लाख का रिजर्व क्रिएट करना था। तो आपका बचेगा कितना? 5 लाख। अब ये 5 लाख कहां पे ट्रांसफर कर दोगे? सिंकिंग फंड अकाउंट में। बोलो ना, ये जो आपने रिजर्व, ये जो आपका 5 लाख रुपया का रिजर्व है, जो भी आपने प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट में से शेयर होल्डर को पेमेंट कर दिया डिविडेंड के फॉर्म में, तो जो बच गया उसको अपने क्या बोलते हैं? रिजर्व। और ये रिजर्व एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया है, और इस स्पेशल पर्पस का नाम क्या है? सिंकिंग फंड अकाउंट। तो ये 5 लाख रुपए आप कहां पे ट्रांसफर करोगे? सिंकिंग फंड अकाउंट में। तो आफ्टर 2 ईयर मैं बैलेंस शीट तुम लोग को दिखा रहा हूं, यहीं पे दिखा दे रहा हूं बैलेंस। अच्छा, जिसमें जगह नहीं है, बैलेंस शीट तुम लोग को दिखा दे रहा हूं। बैलेंस शीट आफ्टर एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। आपका 12% डिबेंचर था, कितना? 20 लाख रुपया, यही था ना। और आपके पास एसेट कितने थे? 20 लाख रुपया का। फर्स्ट ईयर में आपने सिंकिंग फंड कितना क्रिएट किया था? फर्स्ट ईयर में सिंकिंग फंड कितना क्रिएट किया था? 5 लाख रुपया। और आपने सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी क्रिएट किया था, कितने अमाउंट से? 5 लाख रुपये। और मैंने तुमको देखो यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया था, उस वक्त भी 25 लाख रुपए से लायबिलिटी थी और 25 लाख रुपए से क्या थी? एसेट थी। और बैलेंस शीट क्या हो रहा था? मैच हो रहा था। यहाँ पे भी देखो फर्स्ट ईयर में बैलेंस शीट क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। 25 की लायबिलिटी और 25 की एसेट, ठीक है। अब अगर मैं सेकेंड ईयर को मैं रेड इंक से दिखाऊंगा, रेड पेन से दिखाऊंगा। सेकेंड ईयर में आपने कितना पैसा रिजर्व में ट्रांसफर किया? 5 लाख रुपए। ये आपने सेकेंड ईयर में ट्रांसफर किया 5 लाख रुपए, ठीक है। क्लियर हो रहा? तो आपने अब ये जो 5 लाख रुपया सिंकिंग फंड में ट्रांसफर किया, तो ये पैसा कहां दिखेगा? ध्यान से सुनना, ये जो 5 लाख रुपया, जो प्रोसेस बोल रहा हूं, इसी प्रोसेस से आपका लेजर अकाउंट बनेगा। तुम लोग ऐसा बिल्कुल मत करना, बैंक को भूल जाना। प्रोसेस ये होता है, देखो आज आपका फीस आता है बैंक में, आज आपका जो भी मैं फीस रिसीव करता हूं कहां आता है? बैंक में। फिर मैं वहां से एफडी करता हूं। मैं क्या डायरेक्ट तुम लोगों को क्या बोलता हूं? लो मेरा एफडी अकाउंट डायरेक्टली जमा कर देना, ये लो मेरा डिविडेंड अकाउंट या पीएफ अकाउंट डायरेक्टली जमा कर देना, ऐसे बोलता हूं क्या? पहले मैं पैसा क्या करता हूं? रिसीव करता हूं, फिर उसमें से क्या करता हूं? ट्रांसफर करता हूं। तो यही प्रोसेस याद करना है, क्योंकि अगर ये प्रोसेस आपको याद नहीं रहेगा तो आप लेजर अकाउंट नहीं बना पाओगे। पता चला बैंक में कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं आया और क्वेश्चन बोल रहा है प्रिपेयर बैंक अकाउंट, क्वेश्चन बोलेगा प्रिपेयर बैंक अकाउंट, और तुम लोग अगर बैंक को इग्नोर कर दिया तो बैंक में तो कोई ट्रांजेक्शन आने वाला है ही नहीं। तो आपने ये जो सिंकिंग फंड क्रिएट किया, तो सबसे पहले ये पैसा कहां आएगा? तो मैं छोटा सा बैंक अकाउंट बना के दिखा दे रहा हूं तुम लोग को। ये पैसा पहले कहां पे आएगा? बैंक में। बैंक में आया 5 लाख रुपया। क्या पैसा बैंक में रखोगे? बैंक में पैसा रखना क्या फिजिबल है? नहीं, क्योंकि करंट अकाउंट में एक भी रुपया का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है। और आफ्टर 4 ईयर जो भी आप पेमेंट करोगे वो प्रिंसिपल प्लस प्रीमियम ऐड करके पे करोगे। बुक, आप यहां हो? आपकी दोस्त, उसको भी चाहिए, उसका आईटी होगा, तो आईटी नहीं बना है तुम्हारा भी? उसका है, उसका आईटी बना है, तुम्हारा आईटी नहीं है ना? अच्छा 2 मिनट को ना दे रहा हूं, आ जाओ अंदर ही आ जाओ। अच्छा सुनो ना, ये पैसा कहां पे आएगा? ये पैसा कहां पे आएगा? बैंक में आएगा, ठीक है। अब इस बैंक से पैसा हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर। इस बैंक से पैसा क्या करेंगे? ट्रांसफर। ट्रांसफर कहां पर? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मतलब बैंक से पैसा निकालेंगे और जो मेरा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसमें क्या करेंगे? डाल देंगे। आपको एक चीज, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो हमारे देश के जो वारेन पता है वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर कौन है? वॉरेन बुफे।
वॉरेन बुफर जो थे, वॉरेन बुफेट अभी तो जिंदा है भाई, थे नहीं, जिंदा हैं, लेकिन हमारे कंट्री के वॉरेन बुफन के नाम से थे राकेश झुंझुनवाला जी, लेट श्री राकेश झुंझुनवाला जी, वो मर चुके हैं बेचारे। एट द एज ऑफ 62 उनका मतलब मृत्यु हो चुकी है। वो सीए थे, सीए थे, लेकिन सीए के साथ साथ उन्होंने ब्रोकरिंग स्टार्ट किया और फिर देश के बहुत बड़े इन्वेस्टर हो गए। उन्होंने एक बहुत अच्छा बात बोला था कि जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड करवाते हैं ना, एसआईपी बोलते हैं ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वैसे आपको इक्विटी का एसआईपी कराना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला है, मैं रातों रात इतना बड़ा इन्वेस्टर नहीं बना, मैं छोटे छोटे पैसे से क्या परचेज किया, शेयर्स परचेज किया हर एक कंपनी का। उसको बोलो ना सिप, उन्होंने सिप वर्ड यूज किया था कि छोटा छोटा हर मंथ क्या किया, सिप किया। जैसे अपने अपने एलआईसी का प्रीमियम पे करते हैं ना हर महीने, उन्होंने क्या बोला, ऐसे हर महीने छोटा छोटा क्या किए थे, इक्विटी का सिप किए थे, इक्विटी का, तब जाकर इतना बड़ा हुआ। ऐसी कंपनी भी है कि जो भी प्रॉफिट कमा रही है उस प्रॉफिट में से थोड़ा सा पोर्शन किसको दिया, शेयर होल्डर को, और जो बच गया उसको क्या कर लिया, रिजर्व। अब ये रिजर्व कहां पे शो होगा, ये रिजर्व शो होगा बैंक में। बैंक में पैसा रखकर कोई फायदा नहीं है, तो बेटर है इसको ट्रांसफर कर दो किसी इन्वेस्टमेंट में। और आपने एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया ही था, उसका नाम क्या था, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो जैसे ही आपने ट्रांसफर किया, जैसे ही आपने ट्रांसफर किया, तो ये पैसा 5 लाख रुपया खत्म हो गया, तो बैंक क्या हो गया, नील। और इसमें क्या होगा, 5 लाख रुपया ऐड हो जाएगा, 5 लाख रुपया क्या होगा, ऐड होगा। समझ में आया। लेकिन सेकेंड ईयर में एक और चीज है, सेकेंड ईयर में आपने ये 5 लाख रुपया का सिंकिंग फंड में ट्रांसफर किया, और साथ ही साथ सिंकिंग फंड से कहां पे ट्रांसफर कर दिया, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बट एक चीज देखो, ये सारा का सारा जो स्टोरी है वो तो सेकेंड ईयर का है, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपने एक इन्वेस्टमेंट किया था, ये वाला याद है। अरे फर्स्ट ईयर में आपने सिंकिंग फंड का इन्वेस्टमेंट किया था, याद है। तो क्या इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इसके ऊपर तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो आपने 5 लाख रुपया का सिंकिंग फंड क्रिएट किया था, इसी सिंकिंग फंड को आपने क्या किया था, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर किया था। तो जो आपने सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 5 लाख ट्रांसफर किया था, इस पर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो यहां से लेकर के पूरे साल भर का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। ये पूरे साल भर का इंटरेस्ट आएगा भाई। और इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या है, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 5 लाख, और कितना परसेंट था, 10% था, तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 50,000। कितना आएगा, 50,000 आएगा ना, 50,000। अब वही एनपीओ याद करो, सेमेस्टर 1 में जो पढ़े थे कि जब भी कोई स्पेशल फंड क्रिएट करोगे, तो जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उस स्पेशल फंड पर, वो इंटरेस्ट भी किसका पार्ट होगा, स्पेशल फंड का पार्ट होगा। तो अब आपका ये जो 50,000 मिला है, ये 50,000, तो सेकेंड ईयर में दो चीज हो रहा है। सेकेंड ईयर में सबसे पहले हम क्या कमा रहे हैं, प्रॉफिट। बोलो ना, सबसे पहले क्या कमा रहे हैं, सबसे पहले तो हम प्रॉफिट कमाए, और प्रॉफिट में से एक फिक्स अमाउंट हम लोग कहां ट्रांसफर कर दिए, सिंकिंग फंड। ये था पहला पोर्शन। लेकिन सेकेंड ईयर में एक चीज और हो रहा है, हम लोग प्रॉफिट के साथ साथ इंटरेस्ट भी कमा रहे हैं। प्रॉफिट के साथ क्या कमा रहे हैं, इंटरेस्ट। तो ये जो 50,000 का इंटरेस्ट है, ये भी तो हमने सेकेंड ईयर में कमाया। तो ये 50,000 अब क्या करेंगे, याद करो, एनपीओ, स्पेशल फंड का इंटरेस्ट ऑलवेज ऐड इन स्पेशल फंड। तो ये 50,000 भी क्या करेंगे इसमें, जब यहां ऐड होगा, अरे अरे फिर भूल रहे तुम लोग, ये इंटरेस्ट कहां पे आएगा, अरे इंटरेस्ट कहां पे आएगा, बैंक में। तुम लोग बैंक को भूल क्यों जा रहा है बार बार, ये इंटरेस्ट कहां पे आएगा, बैंक में। तो चलो बैंक को हटाता हूं यहां से, क्योंकि आपको ना एट द सेम टाइम बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो बैंक को मत भूलना, जब भी कुछ रिसीव होगा, जब भी कुछ ट्रांसफर होगा, तो बीच में कौन आ गया, बैंक। तो अब आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो इंटरेस्ट आएगा कहां पे, बैंक में। फिर बैंक से क्या करेंगे, ट्रांसफर। तो बैंक क्या हो जाएगा, नील। बैंक है ये नील के लिए, समझा। अब प्लस आपने जब ये ट्रांसफर किया, क्यों ट्रांसफर किया, क्योंकि इंटरेस्ट है स्पेशल फंड का, तो ऐड भी करेंगे स्पेशल फंड में। तो लास्ट में फिर ये इंटरेस्ट क्या कर देंगे, यहां पे ऐड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 10 लाख
50,000, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 10,50,000। अब बैलेंस शीट मैच करो, मैच करो, 30,50,000, 30,50,000 मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है। इसी प्रोसेस को अपने बोलते हैं सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब एक चीज देखो, एक चीज देखो, आपने आपने 10 लाख का प्रिंसिपल जुगाड़ा, 2 साल में क्या किया, 10 लाख का प्रिंसिपल का व्यवस्था कर लिया, और 50,000 आपने इंटरेस्ट कमा लिया। तो जो तुम इंटरेस्ट कमा रहे हो इससे काम आएगा प्रीमियम पे करने में, क्योंकि जब तुम रिडम्पशन करोगे तो प्रीमियम तो पे करोगे। तो जो तुमने इंटरेस्ट कमाया इस इंटरेस्ट से क्या पे कर देंगे, अरे बोलो ना, ये जो इंटरेस्ट कमाया इस इंटरेस्ट से क्या पे कर देंगे, प्रीमियम। और जो तुमने प्रिंसिपल अमाउंट को सेट असाइड किया उससे क्या पे कर देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब डिबेंचर पे कर दोगे। यही सेम प्रोसेस नेक्स्ट ईयर भी चलेगा, और आपके एग्जाम में इत्तेफाक से 1 साल और 2 साल ही पूछता है। 2 साल तो पहली बार पूछा है 2024 में पूछा है, मतलब 24 वाला एग्जाम तो 25 में होता है ना, पेपर तो 24 लिखा हुआ था, एग्जाम कब हुआ 25 में। तो पहली बार हिस्ट्री में कैलकाटा यूनिवर्सिटी में 2 साल का पूछा है, और मैंने तुमको 2 साल का बता दिया प्रोसेस कैसे होता है। लेकिन जो मैं कल जो पहला सम्स कराऊंगा वो 3 साल कराऊंगा, ये 3 साल करवा लोगे, सीए इंटर का सम्स रहेगा खत्म, एक ही सम्स में सिंकिंग फंड खत्म। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन क्या दिक्कत क्या है, लोग प्रोसेस याद नहीं करते। तो मैं दोबारा बता दे रहा हूं, सिंकिंग फंड होता क्या है। सिंकिंग फंड एक स्पेशल फंड है जो कंपनी एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाती है। वह स्पेशल पर्पस क्या है, डिबेंचर होल्डर को रिडीम करना। जब कंपनी डिबेंचर होल्डर को रिडीम करने जाएगी तो कंपनी को 2 अमाउंट पे करना है, एक अमाउंट पे करना है प्रिंसिपल, और एक अमाउंट पे करना है रिडम्पशन प्रीमियम। तो कंपनी को पता है कि जो मैं प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहा हूं वो तो मेरा पीएल से निकल जाएगा, लेकिन जो मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं एटलीस्ट उसके लिए मुझे क्या कमाना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो कंपनी क्या कर रही है, हर एक साल एक फिक्स अमाउंट अपने पीएल से क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। हम लोगों ने फिक्स अमाउंट कितना ट्रांसफर किया था, 5 लाख। देखिए ना, जब भी प्रॉफिट कमाते थे उसमें से 5 लाख रुपया क्या करते थे, ट्रांसफर करते थे। तो सिंकिंग फंड में होता क्या है कि हर एक साल कंपनी, 2 मिनट सुन लेना बात को, हर एक साल कंपनी 5 लाख रुपया पीएल से निकाल रही है और सिंकिंग फंड में ऐड कर रही है। और जैसे ही सिंकिंग फंड में 5 लाख रुपया आया, ये 5 लाख रुपया कहां दिखेगा, बैंक में। बैंक में रखना क्या पैसा सही है, अरे जो पैसा आपके रिजर्व में है तो रिजर्व कहां दिखेगा, लायबिलिटी साइड में। तो जितना आपका रिजर्व, जितना आपका एसेट है उतना आपका लायबिलिटी होना चाहिए। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है कि जो पैसा आपके रिजर्व में है वो पैसा आपका एसेट में दिखना चाहिए। तो मान लेते हो जो पैसा 5 लाख रुपया रिजर्व में पड़ा हुआ है वही 5 लाख रुपया कहां पड़ा रहेगा, बैंक में। लेकिन कंपनी को पता है कि बैंक में 5 लाख रुपया रखकर फायदा नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है, और आफ्टर 4 साल के बाद इंटरेस्ट पे करना है। तो अगर इंटरेस्ट पे करना है तो इंटरेस्ट कमाओ। तो बैंक वाला कंपनी ने फिर डिसाइड किया कि बैंक से पैसा निकालो और कहीं पे इन्वेस्ट कर दो जहां से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो कंपनी ने क्या किया, बैंक से पैसा निकाला और इन्वेस्ट कर दिया। जब इन्वेस्ट किया तो उसका नाम क्या होगा, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। जब आपने इन्वेस्टमेंट किया, क्या इंटरेस्ट आपको तुरंत मिलेगा, नहीं, अब आप पूरे साल भर वेट करिए। तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में कंपनी फिर क्या कमाएगी, सेकेंड ईयर में कंपनी फिर क्या कमाएगी, पहले तो प्रॉफिट कमाएगी। उस प्रॉफिट का छोटा सा पार्ट कहां ट्रांसफर करेगी, सिंकिंग फंड में। कहां ट्रांसफर करेगी, सिंकिंग फंड में। दैट इज कॉल्ड रिजर्व। सिंकिंग फंड मतलब स्पेशल रिजर्व, और नाम क्या है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, DRR। तो प्रॉफिट से पैसा निकला रिजर्व में, पर ये रिजर्व का पैसा कहां दिखेगा, बैंक में। वो बैंक में जो पैसा दिख रहा है, क्या बैंक में पैसा रखना फिजिबल है, नहीं। आप बैंक से पैसा निकालो, कहां पे ट्रांसफर करोगे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो 5 लाख रुपया निकला और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में आ गया। देखो होगा 10 लाख हो गया, सिंकिंग फंड भी 10 लाख हो गया और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट भी कितना हो गया, 10 लाख। लेकिन जो फर्स्ट ईयर में आपने इन्वेस्टमेंट किया था उस पर आपको इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। तो जो आपको साल भर का इंटरेस्ट मिला वो सिंकिंग फंड अकाउंट में भी ऐड होगा और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भी ऐड होगा। क्योंकि रूल यही है, अकाउंटेंसी का रूल यही है, अगर आपने स्पेशल पर्पज के लिए रिजर्व क्रिएट किया है तो जो भी पैसा आप रिसीव करते हो उस पर्टिकुलर रिजर्व के नाम पे वो सारा का सारा पैसा आप उसी रिजर्व में ऐड करोगे। तो जो भी आपने इंटरेस्ट कमाया वो सिंकिंग फंड में भी ऐड करोगे और एट द सेम टाइम
वो इंटरेस्ट पहले आएगा बैंक में, फिर बैंक से निकाल के कहाँ ऐड करोगे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। रिक्वेस्ट बस यही है, बैंक को मत भूलना। अगर बैंक को भूल गया तो 10 नंबर तुम्हारा कट के 0 होने वाले, क्योंकि बैंक अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए आएगा ही आएगा। समझ गए? ये प्रोसेस यही है, पैसा बैंक में आएगा फिर बैंक से ट्रांसफर होगा। प्रोसेस क्या है, पैसा बैंक में आएगा बैंक में। नहीं याद रहेगा, मेरे को याद कर लेना, अभिषेक सर को पैसा देते हैं, फिर अभिषेक सर उस पैसे का कुछ और करते हैं। ठीक है, तो कल मिलो फिर सम्स करा देते हैं। याद रहेगा ना पूरा प्रोसेस? चलो।